अस्सलाम वालेकुम हसरत। बलूचिस्तान में 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये दावा किसी अपोजिशन जमात या गैर मुल्की रिपोर्ट ने नहीं किया। ये बात खुद बलूचिस्तान की वजीर तालीम राहिला हमीद खान दुरानी ने मई 2026 में एक सरकारी तकरीब के दौरान कही। लेकिन असल मसला सिर्फ ये नहीं था कि 30 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। असल मसला इससे भी ज्यादा भयानक है। वजीर तालीम का कहना था कि हुकूमत के पास ड्रॉप आउट रेट का मुकम्मल ताज़ा डेटा मौजूद ही नहीं, यानी हुकूमत के पास ये रिकॉर्ड ही नहीं कि इतने बच्चे स्कूल क्यों छोड़ गए और आज वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। सोचिए, एक सूबा जहाँ लाखों बच्चे तालीम से बाहर हो और हुकूमत के पास उनका कोई दुरुस्त डेटा भी मौजूद ना हो। ये सिर्फ तालीमी बुरहान नहीं, ये रियासती नाकामी की अलामत है। ये चीज़ वाजे करती है कि हुक्मरानों को कितनी हमारे बच्चों की फिक्र है। ये चीज़ वाजे करती है कि हमारे इक़्तिदार के अवानों में बैठे लोगों को हमारी कितनी फिक्र है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, कुदरती वसाइल से माला माल है। गैस, सोना, कॉपर, साहिली पट्टी, मदनियात सब कुछ मौजूद है। लेकिन अगर इंसानी तरक्की की बात की जाए तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक, यूनिसेफ और मुख्तलिफ तालीमी सर्विसेज के मुताबिक बलूचिस्तान में लिटरेसी रेट मुल्क के कई हिस्सों से कम है, जबकि दही इलाकों में बच्चों की तालीम की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कई अजला ऐसे हैं जहाँ बच्चों के स्कूल ही मौजूद नहीं। इमारतें मौजूद हैं मगर उस्ताद नहीं। अगर उस्ताद मौजूद हैं तो तुलबा नहीं। कहीं तो स्कूल सिर्फ फाइलों में मौजूद हैं। इन्हें घोस्ट स्कूल कहा जाता है। यह मसला आज का नहीं, पाकिस्तान में कई सालों से ऑडिट रिपोर्ट्स, मीडिया तहकीकात और पार्लिमानी कमेटियां घोस्ट स्कूल का जिक्र करती आ रही हैं। ऐसे स्कूल जहां इमारतें वीरान हैं, बच्चे गायब हैं, लेकिन तनख्वाहें जारी हैं। बलूचिस्तान के कई दूर दराज इलाकों में आज भी बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं। कहीं फर्नीचर नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं इंटरनेट नहीं और कहीं उस्ताद महीनों तक स्कूल नहीं पहुंचते। ऐसे में अगर हुकूमत कहती है कि वो डिजिटल एजुकेशन लाना चाहती है तो एक सवाल उठना फितरी है कि जहां बुनियादी स्कूल सिस्टम मुकम्मल नहीं, वहां टेक्नोलॉजी किस बुनियाद पर खड़ी होगी। इसी दौरान मई 2026 में कोड फॉर पाकिस्तान नामी एक सिविक टेक तंजीम क्वेटा पहुंचती है। उन्होंने क्वेटा प्रेस क्लब में गुफ्तगू के नाम से एक सेशन रखा जहां सरकारी अफसरान को, असातिज़ा को, सिविल सोसाइटी, मीडिया और दीगर अफराद को भी दावत दी। इस सेशन के बाद क्वेटा एडटेक अलायंस के क़याम का ऐलान किया। तंजीम का कहना है कि वो बलूचिस्तान में तालीमी मंसूबों की मैपिंग करेगी, टेक्नोलॉजी के जरिए तालीमी खला कम करेगी और एक एजुकेशन इको सिस्टम बनाएगी। बज़ाहिर ये बात मुस्बत लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि बलूचिस्तान को तालीम में फौरी इस्लाहात की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होते हैं। कोड फॉर पाकिस्तान सिर्फ एक मकामी NGO नहीं, ये कोड फॉर ऑल नामी आलमी नेटवर्क का हिस्सा है जिसके रवाबित अमरीका और यूरोप के मुख्तलिफ सिविक टेक तंजीमों से जोड़े जाते हैं। 2020 में कोड फॉर पाकिस्तान को नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी यानी NED से ग्रांट मिलने के रिकॉर्ड मौजूद है। NED एक अमरीकी इदारा है जिसे अमरीकी कांग्रेस फंड करती है। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है, दुनिया भर में कई इदारे तालीम, इंसानी हकूक और टेक्नोलॉजी के मंसूबों में फंडिंग देते हैं, लेकिन बलूचिस्तान जैसे हसास सूबे में सवाल फंडिंग का नहीं, एतमाद और शफाफियत का है। क्योंकि बलूचिस्तान की तारीख आम सूबों जैसी नहीं रही, जहां दहाइयों से शोरश, फौजी ऑपरेशन, सियासी बेचैनी और रियासती अदम एतमाद जैसे मसाइल मौजूद हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई तंजीम तालीमी डेटा, डिजिटल प्लेटफॉर्मर्स और इको सिस्टम बनाने की बात करती है तो आवाम सवाल जरूर करेंगे। डेटा कहाँ जाएगा, सर्विस किसके पास होंगे, निसाब कौन डिजाइन करेगा, सबसे अहम सवाल ये है। और मुस्तकबिल में इस प्लेटफॉर्म को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सवालात साजिशी नहीं, ये जदीद डिजिटल दुनिया के हकीकी सवालात हैं। आज दुनिया में डेटा सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि ताकत है। बच्चों की लर्निंग पैटर्न, बिहेवियर, लैंग्वेज प्रेफरेंस और साइकोलॉजिकल इंगेजमेंट तक बड़ी टेक कंपनियां इसे अहम एसेट समझती हैं। इसलिए कई ममालिक अपने तालीमी और डिजिटल डेटा को नेशनल सिक्योरिटी इशू के तौर पर देखते हैं। भारत, चीन, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका तक में डेटा सोवरेनिटी पर बहस हो रही है, तो बलूचिस्तान में ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया, खास तौर पर उस वक्त जब खुद हुकूमत के पास अपने बच्चों का मुकम्मल तालीमी रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। इसी सेशन के दौरान एक खातून ने सवाल पूछा कि हमारे बच्चे ऐप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो खुद ऐप बना सकते हैं। ये पूरे मसले का अहम सवाल है, क्योंकि असल तरक्की सिर्फ सारिफ बनने से नहीं आती बल्कि तरक्की क्रिएटर बनने से आती है।
اگر بلوچستان کے بچے صرف باہر سے آنے والے پلیٹ فارمز ہی استعمال کریں گے تو وہ ہمیشہ کنزیومر ہی رہیں گے، لیکن اگر وہ کوڈنگ سیکھیں، سافٹ ویئر ڈیولپنگ کریں، لوکل پرابلم کے سلوشنز نکالیں اور اپنی زبان اور ثقافت کے مطابق ٹیکنالوجی تخلیق کرے، تب ہی حقیقی تبدیلی آئے گی، ورنہ ایک نیا ڈیپینڈنسی ماڈل پیدا ہوگا جہاں پلیٹ فارم باہر کا ہوگا، فنڈنگ باہر کی ہوگی اور ڈائریکشن بھی باہر کی ہوگی، اور مقامی بچے صرف یوزر رہ جائیں گے۔ دوسری طرف بلوچستان حکومت کے بجٹ نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ 2025 اور 26 کے بجٹ میں ابتدائی تعلیم کے لیے تقریباً 28 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ سیف سٹی اور سرویلنس منصوبوں کے لیے بھی اربوں روپے رکھے گئے۔ ناقدین کہتے ہیں اگر لاکھوں بچے اسکول سے باہر ہیں تو ترجیحات نگرانی ہونی چاہیے تعلیم، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ کیمروں سے مستحکم نہیں ہوتا۔ تعلیم، روزگار، اعتماد زیادہ مضبوط سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں۔ آج بلوچستان کے نوجوان دو چیزیں مانگ رہے ہیں، ایک تعلیم اور دوسرے روزگار کے مواقع۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں صرف عدد و شمار یا سیکیورٹی لینس سے نہ دیکھا جائے۔ اگر واقعی تبدیلی لانی ہے تو بلوچستان کو صرف میپنگ ایکسرسائز نہیں چاہیے، اسے چاہیے فعال اسکول، ٹرینڈ ٹیچر، مقامی زبان میں مواد، انٹرنیٹ تک رسائی اور ایک ایسا نظام جہاں بچے صرف گنے نہ جائیں بلکہ آگے بڑھ سکیں۔ کیونکہ اصل سوال اب بھی وہی ہے، 30 لاکھ بچے اسکول سے باہر کیوں ہیں؟ اور اس سب سے بڑا سوال، کیا پاکستان واقعی بلوچستان کو تعلیم دینا چاہتا ہے یا صرف بحران پر کانفرنسیں ہی کرتا رہے گا؟ کیونکہ وڈیرا شاہی نے عام نوجوان کو نظام سے، سسٹم سے بدزن کر دیا ہے۔ کیا ہم بلوچستان کے بھائیوں کو آج جدید دنیا میں بسا سکیں گے؟ اللہ نگہبان، اپنا خیال۔